म्यूटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर के टॉपिक में पिछले लेक्चर में हम पहुंचे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर तक, और हमने वहाँ पे 3 मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात की थी कि हम इनको स्टडी करने वाले हैं। और वो क्या थे आपको याद होगा। पहला था हीमोफीलिया। तो पहले हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं। देखो, हीमोफीलिया में सबको पता होगा कि हीम जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? ब्लड से रिलेट करता है। ठीक, मेन इनका मतलब है कि ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्या होता है इस डिसऑर्डर में? अगर मान लो किसी को एक नॉर्मल कट भी लग जाए हाथ में, पैर में, बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है। कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग मतलब खून का थक्का नहीं जमता। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो खून का थक्का नहीं जमता। ठीक, क्या वजह है इसकी? खून के थक्के को जमाने के लिए, खून को जमाने के लिए जो चाहिए होता है एक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक तरह की ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक, इस प्रोटीन से क्या होता है, एक नेटवर्क, एक जाल तैयार होता है। ठीक है, यह नेट तैयार होता है। उस नेट में आरबीसी फंस जाती हैं और इस तरह से क्या होता है, क्लॉटिंग होती है या ब्लड का थक्का जमता है। बट अगर किसी में थ्रोम्बोप्लास्टिन ही नहीं है तो वहाँ पे थक्का नहीं जमेगा। सवाल यह है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करने वाली, क्योंकि ये एक तरह की प्रोटीन है और हमने पहले भी बात की थी कि हर एक प्रोटीन एक पर्टिकुलर जीन से प्रोड्यूस होती है, उसकी इंफॉर्मेशन जीन में स्टोर रहती है। और जीन कहाँ लोकेटेड होता है? जीन लोकेटेड होता है क्रोमोसोम में। पिछले लेक्चर में ये सारी डिटेल में हमने बात की थी। ठीक, क्रोमोसोम की जब बात आती है तो आपको पता होगा ह्यूमन के केस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर इसको हम अलग करें तो ये कहते हैं 22 प्लस 23 यानी कि 23वीं जोड़ी गुणसूत्र। 22 जोड़ी जो दोनों में सेम होते हैं इसको हम बोल देते हैं ऑटोसोम। अब ये पूरी रामायण में क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। और 23वीं जोड़ी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो सवाल ये है कि वो जीन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करता है या उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनती है, वो लोकेटेड होता है सेक्स क्रोमोसोम पर, यानी कि 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसीलिए जो हीमोफीलिया डिसीज है इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। आई बात समझ में इतनी? क्यों बोल रहे हैं सेक्स लिंक? ठीक, आ रही बात समझ में? अगर मान लो हीमोफीलिया जीन्स को अगर हम स्मॉल h से लोकेट करें या इंडिकेट करें, ठीक, तो 23rd पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल में और मेल में अलग अलग होता है। फीमेल में दोनों X होते हैं, मेल में X और Y होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, और हमने किस हीमोफीलिया के जो जीन है उसको हमने किससे इंडिकेट किया है? स्मॉल h से। इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल h है वो कहाँ बैठा होता है? सेक्स क्रोमोसोम में, या 23rd या 23वीं जोड़ी गुणसूत्र, किसी न किसी गुणसूत्र पे ये बैठा होता है। सवाल ये है कि अगर ये फीमेल में बैठा है किसी एक क्रोमोसोम पे, तब ये फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, नॉट अफेक्टेड। अब आपको खुद दिमाग लगाना है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मेल में बैठा है एक्स क्रोमोसोम पर, तो ये मेल क्या होगा? अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड का मतलब तो समझ के होंगे ना, कि अगर मेल को बॉडी में किसी भी पार्ट पर अगर कट लगता है तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। सवाल ये आता है कि ये अफेक्टेड है और ये नॉट अफेक्टेड है, जबकि दोनों में एक जीन है। यहाँ भी एक स्मॉल h है यानी कि हीमोफीलिया जीन, और यहाँ भी एक है।
अंतर क्या है आपको दिख गया होगा साफ साफ कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम है और यहाँ पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्रोमोजोम है और उसके ऊपर ही ये बैठा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है या व्यक्त कर देता है। और यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि ब्लड का क्लॉट जमाती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। बट सवाल ये, फीमेल के केस में 23वीं जोड़ी का एक गुणसूत्र तो अफेक्टेड है, लेकिन दूसरा जो है ये नॉर्मल है। तो एक्स स्मॉल एच वाला जो क्रोमोसोम है ये तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट जो नॉर्मल जीन है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती है प्रोटीन, उसका प्रोडक्शन करेगा, यानी कि इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगी। ठीक, इसलिए क्या होता है फीमेल के केस में, फीमेल एक जीन होते हुए भी नॉर्मल रहती है, तो ऐसे फीमेल के केस को हम बोलते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब जो सिर्फ वाहक का काम करती है। अब ये क्या होगा, अपनी संतानों में ट्रांसफ़र करेगी सिर्फ जीन्स को, खुद इफेक्ट नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कोई भी जीन जब सिंगल अवस्था में प्रेजेंट हो, एक्सप्रेस ना कर पाए, तो उसको हमने क्या पढ़ा था जब मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। ऐसे जीन को बोलते हैं अप्रभावी। क्या बोलते हैं? अप्रभावी या रिसेसिव। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो रिसेसिव होता है या अप्रभावी होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आ गई, एक सेक्स लिंक्ड और दूसरा रिसेसिव। ठीक है, अब किसके इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्लो चार्ट बनाने होंगे, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फ्लो चार्ट में कैसे समझ में आएंगी, मान लो एक फीमेल है जो नॉर्मल है और एक मेल है जो अफेक्टेड है, क्योंकि एक क्रोमोसोम है उस पर भी हीमोफीलिया का जीन बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये अफेक्टेड हो गया। तो अब इन दोनों की अगर शादी होती है, ठीक है, मान लिया इन दोनों की शादी होगी, तो अब इनके जो बच्चे होंगे तो गैमीट बनते समय की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ये तो दोनों नॉर्मल जीन होंगे, नॉर्मल क्रोमोसोम, बट ये XX वाला अफेक्टेड है और Y वाला नॉर्मल है। तो अब खुद देख लो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, दिस वन और XXH। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, X इसके साथ गया तो सेम XXH और इसके साथ गया तो XY। तो इस केस में देखो पेरेंट्स में मेल कैसा था, अफेक्टेड था, बट इनकी जब संतानें आईं तो संतानों में दोनों के दोनों जो लड़के हैं ये कैसे हैं, नॉर्मल है, किसी को हीमोफीलिया नहीं है, जबकि पापा को हीमोफीलिया था। बोथ बॉयज़ आर नॉर्मल। नॉर्मल क्यों है, अपना दिमाग खुद लगाओ, सामने से चीज़ें साफ है, क्लियर। बट फीमेल के केस में क्या है, दोनों की दोनों क्या हैं, कैरियर हैं, यानी कि वाहक हैं। अफेक्टेड तो नहीं है बट दोनों की दोनों क्या हैं, वाहक का काम करेंगी। क्यों? चूँकि ये रिसेसिव जीन है तो एक्सप्रेस तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, दूसरा तो करेगा ना। तो जो कर रहा है वो अपना काम पूरा अच्छी तरह से करता रहेगा। तो इस केस में क्या हुआ, फीमेल कैरियर हुई और बॉयज़ दोनों नॉर्मल हुए। दूसरा केस अगर हम लें, केस 2, जिसमें मान लेते हैं एक कैरियर फीमेल की शादी एक अफेक्टेड मेल से करा दो। ठीक, तो क्या पॉसिबिलिटी हुई, एक जीन नॉर्मल बनेगा, गैमीट कहो, जीन नहीं, ठीक है। जब इनके गैमीट बनेंगे तो एक गैमीट नॉर्मल होगा, एक गैमीट हीमोफिलिक होगा। मेल के केस में क्या होगा, एक X है और वो भी अफेक्टेड है, दूसरा Y नॉर्मल जीन से। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो ये X जब इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनेगा कैरियर गर्ल। ये जो गर्ल होगी कैसी होगी, कैरियर गर्ल। ठीक, ये X जब Y के साथ जाएगा तो XY, और ये क्या होगा, ये होगा नॉर्मल बॉय।
नॉर्मल बॉय। एक्सएच जब एक्सएच के साथ जाएगा तो अब इसमें क्या है, 2 एक्स हैं और दोनों पर हीमोफिलिक का जीन्स बैठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, अफेक्टेड गर्ल। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन जब इसके एक्सएच इसके साथ जाएगा तो एक्सएच और वाई, तो ये क्या होगा, अफेक्टेड बॉय। तो ऐसे केस में जब एक कैरियर फीमेल की शादी एक अफेक्टेड मेल से होती है तो पॉसिबिलिटी है कि एक लड़की कैरियर होगी और दूसरी लड़की क्या होगी, अफेक्टेड होगी, क्योंकि उसके दोनों क्रोमोसोम पे जीन ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जो अफेक्टेड होती है इसके मोर चांसेस हैं कि इसकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही ये केस बिगड़ जाए या उसकी डेथ हो जाए, मोर पॉसिबिलिटी है। और अगर इसकी डिलीवरी हो भी गई तो बहुत चांसेस हैं कि ये मतलब अपनी जुवेनाइल फेज जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तब कहीं जाके उस स्टेज में जाके भी इसकी डेथ हो सकती है। रीज़न आपको पता है क्यों, नहीं है तो खुद दिमाग लगाओ। अफेक्टेड बॉय, ये तो साफ साफ दिख रहा है ये अफेक्टेड है, ठीक है। तो फीमेल किस केस में अफेक्ट होगी, जब एक कैरियर की शादी अफेक्टेड मेल से कराई जाए, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आप एक केस थर्ड और भी बना सकते हो, वो आप खुद करके देखना। केस थर्ड क्या हो जाएगा, कैरियर फीमेल और नॉर्मल बॉय। आप खुद इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना कि क्या पॉसिबिलिटी रहेगी चाइल्ड में गर्ल और बॉयज़ के अफेक्ट होने की, ठीक है। तो ये था हीमोफीलिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकीटोनुरिया को।